हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 एनसीईआरटी सोशियोलॉजी का यानी समाजशास्त्र का जो बुक नंबर 1 है जिसका नाम है समाजशास्त्र का परिचय, तो उस बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समाजशास्त्र अनुसंधान एवं पद्धतियाँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है या केवल सामान्य अनुभव पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित होता है। ठीक है, और समाजशास्त्री समाज के विषय में निष्कर्ष निकालने से पहले तथ्यों का संग्रह करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, फिर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं और इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया को अनुसंधान कहते हैं। बेसिकली यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो पहला टॉपिक आता है वो आता है अनुसंधान यानी रिसर्च क्या है। तो अनुसंधान किसी समस्या या विषय का सुनियोजित वैज्ञानिक और प्रमाण आधारित अध्ययन है। अनुसंधान के उद्देश्य क्या उद्देश्य हैं? सामाजिक समस्याओं को समझना, नए तथ्यों की खोज करना, पुराने सिद्धांतों की जांच करना, समाज के बारे में विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, फिर आता है अनुसंधान पद्धति। तो पद्धति का अर्थ है यह इकट्ठा करने का तरीका। ठीक है, तो पद्धति विज्ञान का अर्थ है यह समझना कि कौन सी पद्धति क्यों चुनी गई और उसका वैज्ञानिक आधार क्या है। ठीक है, फिर आते हैं समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का महत्व। तो क्या महत्व है? तो समाजशास्त्र समान धारणाओं पर नहीं बल्कि प्रमाणों पर आधारित होता है। इसलिए समाजशास्त्री तथ्यों का संग्रह करते हैं, प्रमाणों की जांच करते हैं, निष्पक्ष निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है वस्तुनिष्ठता और व्यक्तिनिष्ठता। तो ये क्या होता है? तो वस्तुनिष्ठता जो होता है जब शोधकर्ता अपने व्यक्तिगत विचारों, भावनाओं और पूर्वाग्रहों से प्रभावित हुए बिना निष्पक्ष अध्ययन करता है तो उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गरीबी का अध्ययन करने वाला केवल आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर गरीबी का जो अध्ययन होता है केवल आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर करना। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठता का उदाहरण है। फिर आते हैं व्यक्तिनिष्ठता। तो ये क्या होता है? जब शोधकर्ता के व्यक्तित्व, अनुभव या विचार भावनाएं अध्ययन को प्रभावित करती हैं तो इसे व्यक्तिनिष्ठता कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए किसी सामाजिक समस्या पर केवल अपनी राय के आधार पर निष्कर्ष निकालना, तो ये व्यक्तिनिष्ठता हो गई। ठीक है, फिर आता है समाजशास्त्र में पूर्ण व्यक्तिनिष्ठता कठिन होती है। ठीक है, पूर्ण जो है वस्तुनिष्ठता जो होती है वो कठिन होती है, क्योंकि शोधकर्ता स्वयं भी समाज का हिस्सा होते हैं। इसलिए वे शोधकर्ता को अपने संभावित पूर्वाग्रहों के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं अनुसंधान की प्रमुख अवस्थाएं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहला हो गया समस्या का चयन, उद्देश्य निर्धारित करना, परिकल्पना बनाना, आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, फिर हो गया निष्कर्ष निकालना और रिपोर्ट तैयार करना। ये सब इसकी प्रमुख अवस्थाएं हैं। ठीक है, फिर आता है आंकड़े के प्रकार, आंकड़ों जो होते हैं इनके प्रकार। तो प्राथमिक आंकड़े, पहला हो गया प्राथमिक आंकड़े, जो शोधकर्ता स्वयं पहली बार एकत्र करता है। उदाहरण के लिए साक्षात्कार, प्रश्नावली, सर्वेक्षण और अवलोकन। ठीक है, फिर आते हैं द्वितीयक आंकड़े, जो पहले से उपलब्ध है। उदाहरण के लिए जनगणना, सरकारी रिपोर्ट, पुस्तकें, समाचार पत्र या शोध पत्र। ठीक है, फिर आता है अनुसंधान की प्रमुख पद्धतियाँ। कौन कौन सी हैं? पहला हो गया सहभागी अवलोकन। इस पद्धति में शोधकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समुदाय के बीच रहकर उनके जीवन को समझते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो लोगों के साथ रहना, उनके विचार, उनके व्यवहार का प्रत्यक्ष अध्ययन करना, गहन जानकारी प्राप्त करना, लाभ वास्तविक जीवन की जानकारी मिलती है। ठीक है, लाभ, इससे लाभ क्या है? वास्तविक जीवन की जानकारी मिलती है, लोगों के व्यवहार को निकट से समझा जा सकता है। और इसकी सीमाएं क्या हैं? इसकी हानियाँ क्या हैं? तो समय अधिक लगता है, शोधकर्ता के प्रभावित होने की संभावना रहती है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आता है सर्वेक्षण यानी सर्वे। तो इसमें बड़ी संख्या में लोगों के एक समान लोगों से एक समान प्रश्न पूछे जाते हैं। उपयोग जनमत जानने में। ठीक है, जो इसका उपयोग होता है जनमत जानने में होता है, चुनावी अध्ययन में होता है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब में भी होता है। ठीक है, और लाभ क्या है इसके? तो कम समय में अधिक लोगों से जानकारी मिलती है, सांख्यिकीय विश्लेषण आसान है। ठीक है, और इसकी सीमाएं अगर इसकी सीमाओं की बात करें, अगर हम हानियों की बात करें तो क्या क्या है? तो गहराई से जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, जानकारी जो है वो कहने का ये है कि किसी चीज़ की गहराई में जाने से जो है जानकारी नहीं होती, क्लियर जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, उत्तर हमेशा सही या आवश्यक नहीं है। ठीक है ना, ये मिलता है। और मिलना क्या चाहिए कि जो क्लियर जानकारी मिलना चाहिए। ठीक है, मानिए अगर किसी चीज़ का जानकारी अगर शोध कर रहे हैं वैज्ञानिक,
तो ऐसा मिलना चाहिए कि जो क्लियर हो, यानी गहराई में जाकर के जानकारी मिले, तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसमें क्या होता है, गहराई मतलब में जाने से जानकारी नहीं मिलती है, इसमें हमेशा सही हो या आवश्यक नहीं ऐसी जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है साक्षात्कार। तो इसे हम शोधकर्ता सीधे व्यक्ति से बातचीत, मतलब इसमें जो शोधकर्ता होता है ये सीधे व्यक्ति से बातचीत करता है, ठीक है, उससे बातचीत करके जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसके प्रकार कौन से हैं? पहला है संरचित, ठीक है, दूसरा है अर्ध संरचित और तीसरा है असंरचित, ठीक है। फिर आते हैं लाभ। इसके लाभ कौन कौन से हैं, मतलब साक्षात्कार के? तो विस्तृत जानकारी मिलती है, उत्तर स्पष्ट किए जा सकते हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं? समय अधिक लगता है, उत्तर देने वाला व्यक्ति खुलकर बात भी नहीं करता, ठीक है। उसके बाद फिर आता है प्रश्नावली। ये क्या होती है? लिखित प्रश्नों की सूची उत्तरदाता को दी जाती है। इसके लाभ क्या हैं? कम खर्च, अधिक लोगों तक पहुंचना। और इसकी सीमाएं क्या हैं? अशिक्षित लोग इसे भर नहीं सकते, गलत समझे गए प्रश्नों का प्रभाव गलत पड़ सकता है, ठीक है, मतलब जो गलत प्रश्न है उनका भी प्रभाव भी है, मतलब ये भी पड़ सकता है, ठीक है। फिर आते हैं केस स्टडी। ये क्या होता है? किसी एक व्यक्ति, परिवार या संस्था या गांव का गहराई से अध्ययन करना, केस स्टडी मतलब केस स्टडी कहलाता है। इसके लाभ क्या हैं? तो विस्तृत जानकारी मिलती है और इसकी सीमाएं क्या हैं? परिणाम सभी पर लागू किए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब अगर कुछ ही लोगों का मतलब अगर अध्ययन किया है तो वो सभी पर लागू होते हैं, ये इसकी मतलब थोड़ा सीमाएं में आता है, मतलब इसकी हानियों में आता है। कहते हैं नमूना, सैंपल और जनसंख्या। तो जनसंख्या जिसे पूरे समूह का अध्ययन करना हो, उदाहरण किसी जिले के सभी विद्यार्थियों, मतलब किसी जिले के सभी विद्यार्थी, ठीक है। नमूना क्या है? पूरे समूह में से छोटा प्रतिनिधि समूह, ठीक है, उदाहरण के लिए 5000 विद्यार्थियों में से 500 विद्यार्थियों का चयन। अच्छा नमूना पूरे समूह का सही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो जनसंख्या मतलब पूरा जो समूह है और नमूना उसमें से एक छोटा सा समूह, ठीक है। फिर कहते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान। ये क्या होता है? तो गुणात्मक अनुभव, विचार, भावनाएं, व्यवहार, उदाहरण के लिए लोग शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मात्रात्मक क्या होता है? संख्या, प्रतिशत, आंकड़े, उदाहरण के लिए कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय जाते हैं। ये आंकड़े जो है, एक होता है गुणात्मक प्रकार का, एक होता है मात्रात्मक प्रकार का, ठीक है। फिर आते हैं अनुसंधान में नैतिकता। तो ये क्या है? तो एक अच्छे शोधकर्ता को सत्य बोलना चाहिए, गलत आंकड़े नहीं देने चाहिए, उत्तरदाताओं की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, बिना अनुमति किसी की जानकारी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में ये सब होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं समाज शास्त्रीय अनुसंधान का महत्व। क्या महत्व है? समाज को वैज्ञानिक रूप से समझने में सहायता करता है, सरकारी नीतियाँ बनाने में उपयोगी होता है, सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है और सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक होता है, ठीक है। फिर आता है इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट जिनको आप विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि समाज शास्त्र वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ निष्पक्षता है और प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर याद रखें। सहभागी अवलोकन समाजशास्त्र की प्रमुख पद्धति है। सर्वेक्षण बड़ी संस्था, मतलब सर्वेक्षण बड़ी जनसंख्या, सॉरी माफ करना, सर्वेक्षण बड़ी जनसंख्या के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। साक्षात्कार से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान में अंतर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको उसको भी याद रखना है, ठीक है। अनुसंधान में नैतिकता का पालन आवश्यक है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।